नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपकी तैयारी, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी, एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मोस्ट एमपी क्वेश्चंस के साथ मॉडल पेपर लगातार लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस लगातार जारी रहे। दोस्तों हमारे द्वारा दिए गए सभी मॉडल पेपर में उपस्थित क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड होते हैं और एग्जाम में पूछे गए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए यह मॉडल पेपर बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, कि जैसे ही न्यू वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। टोटल दोस्तों आज 60 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के और मोस्ट टाइम पे 30 क्वेश्चन होंगे ईवीएस यानी पर्यावरण के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं होता है। अवलोकन, कल्पना, प्रयोग या सामान्यीकरण। तो दोस्तों आपको बताना है कि आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों वो जो होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कल्पना। ठीक है, बाकी अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण ये तीनों ही आपके आगमनात्मक तर्क के स्तर में शामिल होते हैं। जो कल्पना होती है वो इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, संवेदनात्मक, उदासीन या अग्र सक्रिय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, कि अल्पवयस्क जो बच्चे रहते हैं उनके अधिगम में जो अभिभावक होते हैं उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में जो अभिभावकों की भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होना चाहिए। कैसी होना चाहिए दोस्तों, अग्र सक्रिय होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका है वो अग्र सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में भी हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, और नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे वह किस सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो किस सिद्धांत से संबंधित है, वो थे दोस्तों सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना स्मरण है, विस्मरण है, चिंतन है या धारण है। दोस्तों सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना एक चिंतन है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, चिंतन है। ठीक है, अगर सीखी गई बात को धारण करते हैं और पुनः स्मरण करने में अगर असफल हो रहे हैं तो वह एक प्रकार का चिंतन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 चिंतन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया था। स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, सिरिल बर्ट के द्वारा या बिनेस साइमन के द्वारा। तो दोस्तों जो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो दिया था बर्ट ने, सिरिल बर्ट ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, सिरिल बर्ट के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नियम, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, इनमें से कौन सा सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका तनाव का नियम। ठीक है, बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों ही नियम आपके सीखने के नियम के अंतर्गत आते हैं। जो तनाव का नियम है ये सीखने के नियम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया था दोस्तों? आपको बताना है। सभी को पता है कि जो पावलोव ने संबद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? वो किया था दोस्तों उसने कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। ठीक है, कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया या किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया? थार्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, कोहलर के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा? तो दोस्तों सभी को पता है और नहीं है तो पता होना चाहिए दोस्तों कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया गया था कोहलर के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है संवेदना, प्रेरणा, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? दोस्तों कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखने और उसे नियमित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपको याद रखना दोस्तों, प्रेरणा। क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। पियाजे ने किसी बच्चे के विकारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या है कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विकार में जो नए विचार का समावेश हो जाता है उसे क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज या निर्माण? तो दोस्तों पियाजे ने इसे कहा है सात्मीकरण। क्या कहा है? याद रखिएगा, सात्मीकरण कहा है किसी बच्चे के विकारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा सात्मीकरण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको अच्छी तरीके से या सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में, खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में या गृह में? दोस्तों बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसे सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वह केवल विद्यालय एवं कक्षा में ही किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, चर्चा करना या कहानी कहना? तो दोस्तों कक्षा में अगर विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो उचित प्रयोग करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? उन्हें लगातार प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में रिपीट होता है, आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए दोस्तों इस मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को भी शामिल किया है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों सभी को पता है किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? वे जाते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा कि पियाजे जो है वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवार एक साधन है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या अनौपचारिक शिक्षा का? तो दोस्तों जो परिवार एक साधन होता है वो होता है दोस्तों आपके अनौपचारिक शिक्षा का। किसका होता है? याद रखिएगा कि जो परिवार एक साधन होता है अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर? तो दोस्तों एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित तभी कर सकता है जब वे एक आदर्श रूप से बर्ताव करे। ठीक है, कैसा करे? आदर्श रूप से बर्ताव कर ही एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना? तो दोस्तों सभी को पता है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करे। ठीक है, एक शिक्षक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह सभी विद्यार्थियों की कठिनाई जो है उन्हें दूर करे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? अब आपको बताना है दोस्तों कि जो प्राइमरी लेवल या प्राथमिक स्तर का जो एक शिक्षक होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, पढ़ाने की उत्सुकता, विषयों के ज्ञान में दक्षता या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता? तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर का एक शिक्षक होता है या जो एक अच्छा शिक्षक होता है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। याद रखिएगा, जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक होता है उसमें धैर्य और दृढ़ता की विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आपके अनुसार कक्षा में सभी बालकों को एक जैसा गृह कार्य ठीक देना है या नहीं। आपको बताना है दोस्तों कि कक्षा में जो बालक होते हैं सभी बालक को एक जैसा कार्य ही देना उचित है या नहीं। हाँ, इससे मूल्यांकन सही होता है। नहीं, क्योंकि बालकों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। नहीं, क्योंकि सब बालकों के योग्यता स्तर समान नहीं होता। हाँ, क्योंकि शिक्षक का काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों कक्षा में उपस्थित सभी बालकों को एक जैसा गृह कार्य देना जो है वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बालकों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, सभी बालकों की अभिरुचि जो है वो एक समान नहीं हो सकती, इसलिए अलग अलग बालकों को उनकी अभिरुचि के अनुसार ही उन्हें गृह कार्य देना होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि फ्रायड के अनुसार, ठीक है, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु कौन सी होती है। 3 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार बच्चों में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया की जो सर्वोत्तम आयु होती है वो होती है दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, कौन सी होती है, 5 वर्ष की आयु सर्वोत्तम आयु होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इजी भी क्वेश्चन है कि माता पिता से संतानों को जो प्राप्त होने वाले गुण होते हैं उसे क्या कहा जाता है। वंशानुक्रम, वंश, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी को पता है कि माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों और निरंतर निर्देशित होता रहता है। आपको बताना दोस्तों कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। किसका कथन है, हरलॉग, ड्रेवर, जीन पियाजे या फ्रायड। तो दोस्तों निम्नलिखित जो कथन है, उपरोक्त कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, यह कथन दिया गया है ड्रेवर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, ड्रेवर ने ही कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आपका, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा या लिंग पर, स्वप्रत्यय, बुद्धि, रुचि या अभिप्रेरणा पर, अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा या जाति पर, या रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट या अभिप्रेरणा पर। तो दोस्तों छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है उसके स्वप्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किया है, डोलार्ड, मिलर, पियाजे या बंडूरा और बाल्टर्स। दोस्तों निम्नलिखित में से जिसने सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन जिसके द्वारा किया गया है वो है दोस्तों आपके बंडूरा और बाल्टर्स। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है प्रतिपादन सामाजिक अधिगम का, बंडूरा और बाल्टर्स के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है आज का, बालकों को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए आवश्यक है शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करते हों, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, शिक्षक बालकों को अधिकाधिक गृह कार्य देता हो, या बालक के माता पिता अथवा संरक्षक भी शिक्षा में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों बालकों को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है दोस्तों कि शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करते हो। ठीक है, यह सबसे आवश्यक होता है बालकों को श्रेष्ठ रूप से सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या है, निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं या ये सभी हैं। तो दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण जो है परस्पर निर्भर भी हैं, परस्पर पूरक भी हैं और परस्पर सहयोगी भी हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व है। आपको बताना है दोस्तों कि प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। शिक्षण सामग्री की विविधता, संप्रेषित विषय सामग्री, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक या बालक शिक्षक के मध्य अंतर संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट टाइम क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको जरूर एग्जाम को देखने को मिलेगा ये कि प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। वो होते हैं दोस्तों प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। ठीक है, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक जो है वो प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था।
तो दोस्तों निम्नलिखित अवस्थाओं में से जो डेटिंग है वो किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, वो है दोस्तों किशोर अवस्था की। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है? सभी को पता है दोस्तों कि किसी भी बच्चे के जो सामाजिकरण का प्रथम स्रोत होता है वो उसका परिवार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि किसी भी बच्चे का जो सामाजिकरण का जो प्रथम स्रोत होता है वो परिवार होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है गांव व शहर, परिवार व पड़ोस, देश व राजनीति, परिवहन व संचार साधन। तो दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो है दोस्तों हमारा परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, सामाजिक तत्व कौन से हैं विकासात्मक बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों बाल विकास के मोस्ट एमपी 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों पर्यावरण के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्याज, आलू, अदरक हैं दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जड़ है, तना है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको पर्यावरण में। तो आपको बताना दोस्तों कि प्याज, आलू और अदरक हैं, ये किसके उदाहरण है? तना, जड़, अपस्थानिक जड़ें या सल्क पत्र। दोस्तों सभी को पता है कि प्याज, आलू और जो अदरक होते हैं वो तने के उदाहरण हैं। ठीक है, किसके उदाहरण है? तना के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जिन लहरों में उपस्थित कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर टूटते हैं यह क्रिया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि लहरों में उपस्थित कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर टूटते हैं यह क्रिया क्या कहलाती है? सन्निघर्षण, जलीदाब क्रिया, संघर्षण या घुलाव क्रिया। तो दोस्तों लहरों में उपस्थित जो कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर जो टूटते हैं उसे सन्निघर्षण कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम, विषाणु या हाइड्रा। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव है आपका पैरामीशियम। ठीक है, कौन सा है? पैरामीशियम। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या ये सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है वो है दोस्तों रीठा। ठीक है, कौन सा पादप है वो है रीठा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? दोस्तों सभी को पता है कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से जिससे आजकल सबसे पर्यावरण स्नेही माना जाता है वो माना जाता है सीएनजी गैस को, यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 36 नंबर क्वेश्चन है। गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। दोस्तों सभी को समझ में आ रहा है कि गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लकड़ी और कोयले के जलने से निकलने वाला जो धुआं होता है वो गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे या फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे वो है आपके कौन से पौधे? दोस्तों फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होते हैं वो दूर दूर प्रसारित होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है आज का। टोम्बोल निर्मित होता है जलीय क्रिया से, लहरों की क्रिया से, हिमानी क्रिया से या पवन क्रिया से? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो टोम्बोल निर्मित होता है वो किससे होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लहरों की क्रिया से निर्मित होता है टोम्बोल। ठीक है, लहरों की क्रिया से निर्मित होता है टोम्बोल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व विपदा निवारक दशक है। आपको बताना है दोस्तों कि विश्व विपदा निवारक दशक है 1980, 1990, 1990 से 1999, 1971 से 1980 या 1951 से 1960। दोस्तों विश्व विपदा निवारक दशक जो माना जाता है वो है आपका सन 1990 से 1999 का जो दशक है इसे ही विश्व विपदा निवारक दशक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। आंतरिक हलचलों से होता है उन्मज्जन, निमज्जन, वलन या सभी। तो दोस्तों आंतरिक हलचलों से जो होता है वो उन्मज्जन भी होता है, निमज्जन भी होता है और वलन, ये तीनों ही होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बुध, शुक्र और पृथ्वी ये तीनों ही आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जो आपका शनि सैटर्न होता है यह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्री जलधारा को क्या कहते हैं? सुनामी, ज्वारी धारा, जेट स्ट्रीम या तूफानी धारा। तो दोस्तों भूकंप के द्वारा जो उद्भूत विशाल समुद्री जलधारा होती है उसे कहा जाता है दोस्तों सुनामी। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? उसे सुनामी कहा जाता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपको दोस्तों ग्रहों से एक क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलता है। तो जितने भी संभावित क्वेश्चन थे दोस्तों हमने ग्रहों के, उनको इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। और दोस्तों अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि अगर कुछ क्वेश्चन ग्रह से संबंधित बच गए होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम नेक्स्ट मॉडल पेपर में उसे जरूर शामिल करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, यूरेनस, शुक्र या बृहस्पति। तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह जो माना जाता है, आपको याद रखना है, वो होता है दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह वरुण। ठीक है, या नेपच्यून। वरुण या नेपच्यून ग्रह जो होता है वो सबसे ठंडा ग्रह होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात का आकार होता है बेलनाकार, आयताकार, गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार या कोई नहीं। तो दोस्तों जो चक्रवात होता है साइक्लोन, उसका जो आकार होता है वो गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह भी संबोधित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि बौना ग्रह कहकर किसे या कौन से ग्रह को संबोधित किया जाता है? बुध, बृहस्पति, प्लूटो या शनि। तो दोस्तों वह ग्रह है आपका प्लूटो, जिसे बौना ग्रह भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या प्रमुख भूमध्य। दोस्तों सभी को पता है कि कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? वह दोस्तों आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है? 20, 30, 40 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व की जो लगभग 20% आबादी है, ठीक है, विश्व की जो 20% आबादी है वो लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः किस काल में अधिक होती है? ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शीतकाल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भूस्खलन की जो घटनाएं होती है सामान्यतः वर्षा काल में अत्यधिक देखने को मिलती है। ठीक है, वर्षा काल में अत्यधिक भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः देखने को मिलती है या अधिक होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, वर्षा काल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या अग्निकांड, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए आपकी बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी और भूस्खलन भी। जो अग्निकांड होता है ये प्राकृतिक आपदा के कारण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कोयना भूकंप था भ्रंश मूलक, दबाव मुक्ति मूलक, भ्रमक मुक्ति मूलक या संतुलक मूलक। तो दोस्तों जो कोयना भूकंप था, ठीक है, याद रखना है, जो कोयना भूकंप था वो संतुलक मूलक था। किस टाइप का था? संतुलक मूलक था। ठीक है, कोयना भूकंप। 51 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? दोस्तों सभी को पता है कि सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, वो आते हैं दोस्तों आपके जापान में। ठीक है, याद रखिएगा, जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं? ज्वार, चक्रवात, टाइफून या बाढ़। दोस्तों सभी को पता है कि भारत के समुद्री तटीय भागों में जो तूफान आता है उसे चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चक्रवात कहा जाता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, चक्रवात। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने? क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पर्यावरण में जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है,
जेनिंग्स, पैटिन एवं मॉस्ट, लैंडस्टीनर या कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों सभी को पता है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए आज का 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आपदा है बाढ़, ओजोन परत की क्षति, हरित गृह प्रभाव या कोई नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो आएगा वो है आपका बाढ़। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा है। कितनी तीव्रता से अधिक का भूकंप विनाशकारी होता है? क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों आज का, कि कितनी तीव्रता से अधिक का जो भूकंप होता है वो विनाशकारी होता है? 5.4 रिएक्टर, 5 रिएक्टर, 4.5 रिएक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 4.5 रिएक्टर, ठीक है, 4.5 रिएक्टर से अधिक तीव्रता का जो भूकंप होता है वो विनाशकारी माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 4.5 रिएक्टर। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात में निम्न भाग पर दाब रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि चक्रवात में किस भाग पर दाब अधिक रहता है या दाब रहता है? मध्य भाग पर, पिछले भाग पर, अगले भाग पर या बाहरी भाग पर? दोस्तों चक्रवात में जिस भाग पर सबसे ज़्यादा दबाव रहता है या दाब रहता है वो रहता है दोस्तों उसके मध्य भाग पर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कि चक्रवात में मध्य भाग पर अधिक दाब रहता है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों सभी को पता है वो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के जो सबसे अधिक उपग्रह हैं। अचानक प्रकट होने वाली आपदा कौन सी है? सुनामी, बाढ़, भूस्खलन या सभी? दोस्तों सभी को पता है कि सुनामी भी अचानक आती है, बाढ़ भी अचानक और भूस्खलन, ये तीनों ही आपकी अचानक प्रकट होने वाली प्रकृति के आपदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सुनामी नाम किससे संबंधित है? भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है कि सुनामी नाम किससे संबंधित होता है? भूकंप से संबंधित होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? या पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या आयनोस्फियर? तो दोस्तों सभी को पता है कि जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।